एक इंटरव्यू चल रहा था लेक्स फ्रीडमैन का, और लेक्स फ्रीडमैन ने एक सवाल पूछा एलन मस्क से कि भाई कल को जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एआई के अगला इसको बोलते हैं कि एआई का जब विकास काफी हो जाएगा ना, फिर एजीआई आएगा। तो सवाल ये था कि भाई जिस टाइम पे एजीआई आ जाएगा तो एलन मस्क का पहला सवाल क्या होगा। उसने बोला कि उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट्स आउटसाइड दिस सिमुलेशन। What's outside the simulation? मतलब ये दुनिया जो है वो रियल नहीं है, वो सिमुलेशन है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हम जो है, हमारी दुनिया जो है वो एक गेम है, एक वीडियो गेम जो किसी ने क्रिएट करा है। और ये जो फिजिक्स के रूल्स है ना, आप ऊपर से कूदोगे तो नीचे ही गिरोगे, ये कोड्स हैं, ये लिखे गए हैं, इसीलिए ये चेंज नहीं हो सकते क्योंकि कोड्स चेंज नहीं होते हैं। अभी इसके बारे में जब मैं और डीप बताऊंगा ना तो आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे सवाल आएंगे ना जो आपके दिमाग को मतलब ऐसे खोल के रख देंगे और आप सोचोगे कि हमारी दुनिया जो है वो है क्या। और कोशिश पूरी ये रहेगी कि वीडियो जितना हो सके उतना सिंपल रहे बिल्कुल, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा अगर मैं ज्यादा साइंस खेलना शुरू कर दूंगा। तो मैं जितने भी इस वीडियो के सोर्सेस हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी मन से कुछ या हवा में बातें कर रहा हूँ। आप खुद भी चाहो तो इसके ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड कर लेना कहीं से और फिर उसके बाद में रिसर्च करना शुरू कर देना, आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। पहली बात तो सिमुलेशन क्या है। सिमुलेशन एक्चुअली एक ऐसी दुनिया जो हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे पबजी एक गेम है, ठीक है, तो गेम जिसने क्रिएट करा है उसने वो गेम का पूरा मैप तैयार करा है। आपको पेड़ दिख रहे हैं, आपको मोटरसाइकिल दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, रोड दिख रही है, वो सब कुछ क्या है, वो ह्यूमन की बनाई हुई दुनिया है और उसकी फिजिकल फॉर्म कोई एग्जिस्ट नहीं करती। वो सब कुछ जो है वो आपकी स्क्रीन पे हो रहा है। अब एलन मस्क का जो इसके पीछे तर्क है ना, वो ये तर्क है, हालांकि तर्क की बात नहीं, हम अभी साइंस की बातें करेंगे। तर्क ये है कि भाई 1970s के टाइम पे, आज से 30-40 साल पहले हम कौन सा गेम खेल रहे थे। वो ब्लॉक वाला एक गेम आता था, उसमें क्या होता था कि एक ब्लॉक होता था हमारे पास, वो ऊपर जाता था, टकराता था, फिर नीचे आता था, और हमारे पास एक छोटी सी ट्रे टाइप होती थी, उस पे हमें ब्लॉक को लैंड कराना है। अगर हम लैंड नहीं करा पाए तो हम गेम हार जाएंगे। सिंपल सा गेम था। और आज के टाइम पे हम कौन से गेम्स खेल रहे हैं, BGMI, पबजी वगैरह भी आप फोन में खेल लेते हो, वरना वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स हैं जिसमें इंसान जो है ना वो बढ़िया अपना सिस्टम लगा के, यहाँ पे गैजेट्स वगैरह लगा के और 360 ऑडियो के साथ में वो बिल्कुल गेम के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसको उस गेम के अंदर जीने की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इस लेवल तक हम ऑलरेडी 30 सालों में, 20-30 सालों में पहुंच चुके हैं। तो एलन मस्क का मानना यह है कि आज से 1000 साल या 2000 साल बाद, जितना भी टाइम लगेगा, उतने टाइम बाद में हम एक ऐसी पूरी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं जहां पे रियल ह्यूमंस टाइप ऑफ चीजें हम बना सकते हैं। रोबोट्स बना देंगे जो ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करेंगे और पूरी तरीके से उनकी जो दुनिया होगी उनके लिए रियल होगी। और अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, आने वाले टाइम में ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ऐसी एक सिमुलेशन तैयार कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ और साल बाद वो एक सिमुलेशन थोड़ी करेगा, वो ऐसी हजारों सिमुलेशन करेगा। हजारों छोड़ो, लाखों सिमुलेशन करेगा। क्यों करेगा ये भी समझ लो आप। सिमुलेशन सिर्फ ये थोड़ी ना है कि आप वीडियो गेम खेल सकते हो। अगर आप रियलिटी में सिमुलेट करना सीख गए तो आप ये भी देख सकते हो ना कि भाई एक दुनिया बना दी और दुनिया जो है वो 1900 में चल रही है और वर्ल्ड वॉर नहीं हुए, मतलब वर्ल्ड वॉर उस पर्टिकुलर दुनिया से हटा दिए गए। और जो सिमुलेशन है वो ये देखना चाहती है कि अगर वर्ल्ड वॉर ना होते तो हमारी दुनिया कहाँ होती। इस टाइप की एक सिमुलेशन बना दी। ऐसी हजारों लाखों सिमुलेशन बन सकती हैं, या फ्यूचर की भी सिमुलेशन हो सकती है कि आज से 10 साल बाद कैसा दिखेगा हमारा दुनिया, अगर आप उसके अंदर इनफ एआई की इंटेलिजेंस डाल दो कि भाई ऐसे ऐसे चलती है दुनिया, ऐसे ऐसे होता है। अब एलन मस्क का ये कहना है कि जब हम ऐसी लाखों या करोड़ों सिमुलेशंस को तैयार करेंगे तो आप इमेजिन करके देखो, एक तो हमारा वर्ल्ड हो गया जिसको हम रियलिटी मानते हैं, दूसरा बिलियंस ऑफ ऐसी सिमुलेशंस हो गई जहां उनके लिए उनका वर्ल्ड रियल है। तो कितने % चांसेस हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो एक्चुअली एक सिमुलेशन नहीं है। मतलब 1 in a billion केस चांस है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो एक रियलिटी है। मतलब 0.0001% चांसेस है कि हम रियलिटी में रह रहे हैं, वरना तो हम सिमुलेशन में हैं। खैर, ये तो अभी वो बातें हो गई जहाँ पे हम अभी तर्क दे रहे हैं, ठीक है। अभी इस पे थोड़ा साइंटिफिकली बातें करते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है। एलन मस्क का जो ख्याल है ना, ये सिर्फ एलन मस्क से नहीं आता। ये एक्चुअली एक इंसान था, उसकी अपनी थ्योरी थी, उसने अपना खुद का रिसर्च पेपर दिया था। बंदे का नाम था निक बोस्ट्रॉम। इस बंदे ने क्या थ्योरी दी, और इसने 2003 में दी थी, अभी नहीं, 2003। उस टाइम पे तो इतना एआई वगैरह आया भी नहीं था। तो इसने बोला था कि भाई जिस लेवल पे हम टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं उस हिसाब से सिमुलेशन हम आगे वाले टाइम में बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब उसने 3 पॉइंट्स बोले। उसका एक्चुअली पर्पस ये था, जैसे भगवान है तो वो कौन है, और भगवान ने ये दुनिया क्रिएट करी है कि नहीं करी है, इन सब चीजों को उसने साइंस से जोड़ने की कोशिश करी है। उसका मानना ये था कि अगर भगवान को समझना है तो साइंस के थ्रू समझो। उसने एक्चुअली 3 थ्योरीज दी। या तो कोई भी सिविलाइजेशन, ह्यूमन, हमारी सिविलाइजेशन के अलावा कोई भी ऐसा आज तक ये पॉसिबल ही नहीं पाया कि वो सिमुलेशन करने वाले जो टेक्नोलॉजी होती है वहां तक पहुंच नहीं पाए। कोई भी सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। या तो उससे पहले एस्टेरॉइड आ गए ऊपर से, या फिर उससे पहले दुनिया खत्म करने वाला कोई कॉन्सेप्ट आ गया जिसकी वजह से वो मारे गए। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि उन्होंने सिमुलेशन तो कर ली, लेकिन उन्होंने एथिकली ये डिसाइड करा कि भाई हम सिमुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत डेंजरस है और बहुत पेनफुल है। क्योंकि भाई अगर मान लो तुमने ऐसी दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी जिसमें रहने वाले रोबोट्स के पास फीलिंग्स है, तो कहीं ना कहीं तुम उनको पेन दे रहे हो ना, बहुत गंदा वाला। तीसरा ये है कि पहले कोई सिविलाइजेशन थी जिसने लिटरली सिमुलेशंस करना सीख लिया था और उन्होंने बिलियंस ऑफ सिमुलेशन करी जिसका पार्ट आज हम हैं। और तीसरे वाले के होने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि अगर किसी ने सिमुलेशन सीख लिया और वो ना करे, इसके चांसेस बहुत कम है। और अगर तीसरा ऑप्शन सही है तो 0.0001% चांसेस है कि हमारी ये जो दुनिया है वो रियल है, वो किसी पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन की सिमुलेशन नहीं है। और एलोन मस्क का हमेशा से ही एक कंसेप्ट रहा है कि वो ह्यूमैनिटी के विकास को लेके और क्यूरियोसिटी को लेके सवाल करता है, सोचता है और फिर उसके बेसिस पे बिजनेस क्रिएट करता है जो कि बूम कर जाता है। और ऐसा नहीं कि वो कोई बिजनेस क्रिएट करके बस पैसे कमाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है उसके लिए, ताकि उसका विकास भी हो सके। अब लोगों का यूजुअली ये मानना होता है कि भाई चलो एआई का विकास हो जाएगा, रोबोट बन जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ह्यूमन वाली फीलिंग्स कभी नहीं आएंगी। लेकिन ये एलोन मस्क का मानना नहीं है। एलोन मस्क का मानना है कि बस आज के टाइम के हिसाब से ना हम ह्यूमंस को, या हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है ना, उसके हिसाब से हम कंप्यूट नहीं कर पाए हैं कि ह्यूमन इमोशंस जो है वो कैसे काम करते हैं। जिस दिन हमने कंप्यूट कर लिए ना, तो वो इजिली जो है वो इमोशंस भी हम रोबोट्स में या फिर एआई में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये न्यूरालिंक जो एलोन मस्क की ही कंपनी है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को लेके ही काम करती है। जैसे एक ह्यूमन के द्वारा उससे सिर्फ थॉट्स के जरिए माउस को हिलवाया गया बिना टच करे। 2019 के टाइम पे न्यूरालिंक की जो वैल्यूएशन थी वो $500 मिलियन, 600-700 मिलियन डॉलर्स थी। आज के टाइम पे वो 5 से 7 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है। खैर, वैल्यूएशन से याद आया कि हर कोई जो है वो अपनी खुद की कंपनी क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलती है मेरी वीडियो से या कहीं और से भी, ये आपको स्मार्ट बनाता है। और वही नॉलेज आप यूज कर सकते हो कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे जब भी न्यूरालिंक ने कुछ नया लॉन्च करा तो यूजुअली एआई और बायोटेक के जो स्टॉक्स थे उन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ करी और लोगों ने फिर उनमें इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ ग्रो करी। पर सवाल ये उठता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से प्लेटफॉर्म पे। एंड दैट्स वेयर शून्य कम्स इन। शून्य के ऊपर आप इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सिर्फ ₹5 पर ट्रेड के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग होती है, इक्विटी हुई, म्यूचुअल फंड्स हुए, उसमें 0 चार्जेस, मतलब ब्रोकरेज 0, कोई एनुअल मेंटेनेंस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, सब कुछ ओपन और बहुत ही क्लीन, ताकि आपको पता हो कि आप जो पे कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। शून्य जो है वो पूरे मार्केट को अपने एक सिंगल ऐप में लेके आता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETFs, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कोमोडिटीज, करेंसीज, यू नेम इट। इंटरफेस बहुत स्मूथ है, एग्जीक्यूशन बड़ी क्विक है और प्लेटफॉर्म है बिल्कुल सिक्योर्ड। बिगिनर्स को ये यूज करना बड़ा ही ईजी लगेगा और जो एडवांस ट्रेडर्स हैं उनको इसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी पसंद आएगी। और लेटेस्ट GST चेंजेस के बाद में शून्य को ट्राई करना बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि टैक्सेशन या रेगुलेशंस में जो चेंज होते हैं वो सिर्फ बड़े प्लेयर्स एंजॉय करें, ये नहीं होना चाहिए। छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी अपना एडवांटेज मिलना चाहिए उस चीज का। अगर आप लो कॉस्ट, हाई क्लैरिटी और ट्रस्टेड गाइडेंस के साथ ट्रेड करना चाहते हो ना, तो शून्य इज द ऐप फॉर यू। स्टार्ट स्मॉल, लर्न विद कॉन्फिडेंस एंड ग्रो योर मनी सिक्योरली। तो अभी जाओ, शून्य को ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। खैर, बैक टू द टॉपिक। एलोन मस्क का मानना यह है कि एआई जो है ना, या AGI जो होगा, उसमें आप फीलिंग्स का इंट्रोडक्शन भी कर सकते हो। बस वो जिस टाइम पे हमने ह्यूमन कंप्यूटेशन ने और ह्यूमन जो टेक्नोलॉजी है उसने इतना विकास कर लिया कि वो समझ पाए कि हार्मोनल फ्लो किस तरीके से होता है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करा जा सकता है, तो वो करने भी लग जाएगा वो चीज। पर अब हम आते हैं इस बात पे कि साइंस जो है वो इसके बारे में क्या बोलती है, और यही आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। एलोन मस्क जो है ना, वो इस पूरी सिमुलेशन वाली जो कहानी है इसको क्वांटम मैकेनिक्स से जोड़ देता है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स सुन के ना आपको थोड़ा हार्ड लग गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा मैं, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना। न्यूटन का नाम आपने अच्छा खासा सुना होगा, जो वही जो सेब ऊपर गिर गया सिर के, ग्रेविटी। तो न्यूटन साहब जो थे, इसाक न्यूटन, इनका ये मानना था कि ये जितना भी हमारे आसपास हम देखते हैं ना चीजें, जितना भी मैटर है, ठीक है, मैटर मतलब क्या होता है, जैसे मेरी बॉडी है वो मैटर है, ठीक है, ये कुर्सी मैटर है, ये कैमरा मैटर है, जो भी आपको दिख रहा है जिसका साइज होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है। मास मतलब जिसमें वजन होता है, वॉल्यूम मतलब जो जगह घेर रहा है इस दुनिया में, वो मैटर है। तो न्यूटन का कहना था कि जो मैटर होते हैं ना, वो पार्टिकल्स से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। मतलब मेरे को अगर तुम बहुत छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दोगे तो पार्टिकल्स बन जाएंगे, जो हमारी शायद आंखों को दिखे भी ना। और न्यूटन का ये भी कहना था कि जो लाइट होती है ना, या साउंड होती है, ये सब कुछ जो है ये भी पार्टिकल्स हैं। मतलब लाइट क्या है कि स्पेस से आने वाली जो लाइट है वो बहुत
बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में आ रही है, हमारे आंखों में लैंड करती है और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और हमें लाइट दिखाई देती है। ये इसाक न्यूटन का कहना था। लेकिन एक भाई साहब आए, थॉमस यंग, इन्होंने जो आगे बताया ना, इन्होंने जो इन्वेंशन करा या रिसर्च करी, उससे पूरी दुनिया का सिस्टम ही चेंज हो गया। इन्होंने कुछ खास वैसे इतना बड़ा नहीं किया था। इन्होंने क्या किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। और जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है या कभी पढ़ी नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी साइंटिफिकली लेके नहीं जाएंगे, हम सब कुछ बहुत प्रैक्टिकली लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुनने में जितना बोरिंग आपने पढ़ा है ना, उतना बोरिंग नहीं है, उतना ही इंटरेस्टिंग है। बस बात यह है कि हमारे टीचर्स ने कभी पढ़ाया नहीं, वैसे उन्होंने ऐसे पढ़ाया जैसे कितनी ही बोरिंग चीज है भाई साहब ये। तो यंग ने क्या किया, यंग ने एक्चुअली 2 स्लेट ली। 2 स्लेट मतलब आप ऐसे मान लो कि एक डंडी है ना, पूरी प्रॉपर डंडी, उस डंडी में 2 छेद कर दिए, ठीक। अगर डंडी रखी हो और उसके ऊपर लाइट मारोगे तो आगे कोई लाइट जाएगी नहीं, क्योंकि डंडी पूरी कवर कर लेगी। लेकिन 2 छेद कर दोगे तो लाइट आगे जाएगी ना। तो यंग ने क्या किया, उस पर लाइट छोड़ी 2 डंडी में गैप करके, और ये प्रॉपर साइंटिफिक वे में करा, ऐसा नहीं कि डंडी ली। अब अगर ये पार्टिकल होते, ठीक है, लाइट अगर पार्टिकल होती, पार्टिकल तो सिंपल छोटा सा एक वो होता है ना, मास और वॉल्यूम वाला कोई चीज, तो अगर वो पार्टिकल होती तो उन डंडी की छोटे छेद से निकलने के बाद आगे जो स्क्रीन है वो उस पर आगे चिपक जाते सीधे, है ना। जैसे ये जो फोटो आपके सामने आ रही है, लाइट छोड़ी हुई है, नीले रंग की आपको दिख रही होगी, और डंडी नहीं है, ये प्रॉपर एक तरीके का एक प्लेन है, मतलब एक कार्डबोर्ड टाइप का है, उसमें 2 जगह बना दी। अब जब लाइट छोड़ी जाएगी तो उन दोनों जगह से लाइट को निकलना होगा, और पार्टिकल्स हैं तो वो सीधे जाके स्क्रीन पे चिपक जाएंगे, उनको सिंपल 2 ऐसे ही करके एक लाइन आ जाएंगी, सिंपल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे जो स्ट्रक्चर बनाना वो कुछ ऐसा बना जो अब आपके सामने आ रहा है, जबकि ऐसा बनना नहीं चाहिए था। अगर वो पार्टिकल्स हैं तो सीधे जाके चिपक जाओ ना भाई, इतना ही तो गैप था। तो ऐसा कैसे बना? तो यंग ने ये प्रूव करा कि भाई लाइट जो है ना वो वेव है। वेव मतलब कैसे होती है, जैसे साउंड होती है ना, साउंड छोड़ो, पानी में अगर आप कभी पत्थर मारोगे तो वेव कैसे ट्रेवल करती है, बाहर की तरफ, है ना। जहां पे भी पत्थर पड़ा उसके बाद में वो बाहर की तरफ वेव निकलती है। जबकि पानी जो है ना वो अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर रहा है, एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है। जो पानी की बूंदे हैं ना छोटी छोटी, वो अपनी जगह पे हैं, वो सिर्फ उस पत्थर के आने के बाद जो एनर्जी आई उसको ट्रांसफर कर रहा है, उस वजह से आपको दिख रही है वेव। ऐसे ही साउंड की वेव भी आपको सुनाई देती है, लेकिन वो पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो यंग ने ये बोला कि लाइट जो है ना वो वेव होती है, ऐसे ही साउंड भी वेव होती है, इसीलिए वो ऐसा स्ट्रक्चर बना रही है। वो उन स्लिट से निकलने के बाद जो है ना वो फिर से अपना रास्ता फॉलो करना शुरू कर देती है, सीधा सीधा रास्ता फॉलो नहीं करती। तो न्यूटन भाई साहब के बोलने के बाद ना कि भाई सब कुछ पार्टिकल होता है, इसके बाद ये हो गया कि मैटर तो पार्टिकल होता है, हम जैसे लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, लेकिन लाइट, साउंड, ये सब वेव है, ये पार्टिकल्स नहीं है, ये अलग तरीके से ट्रेवल करती हैं। पर जो सरप्राइजिंग चीज है ना, जो हमारी सिमुलेशन वाली थ्योरी से आके मिलेगा, वो ये हुआ कुछ साल बाद कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि लाइट तो ठीक है, एक बार हम इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, एटम्स, हमारी जो बॉडी है वो एटम से ही तो बनी हुई है, छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई लाइट छोड़ो, एक बार ये तो देख लें कि हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छोटे 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 छोटे, वो क्या कर रहे हैं इस बिहेवियर में। तो जब उन्होंने ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन की एक गन ली, उस गन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और सामने कार्डबोर्ड की सीट रखी है सेम ही तरीके से, और उसके बाद में वो छेद कर दिए उनके अंदर और उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज क्या हुई कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो भी लाइट की तरह सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं सामने जाके। वो भी सिर्फ 2 पत्तियां नहीं बना रहे हैं, स्ट्राइप्स नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप मैटर देख रहे हो, जो पार्टिकल्स हैं, वो भी एक्चुअल में पार्टिकल्स की तरह बिहेव नहीं करते, बहुत छोटे 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 जब वो हो जाते हैं, यानी कि एटम्स की फॉर्म में, वो भी एक्चुअली वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे लाइट बिहेव करती है। और इससे भी अजीब बात ये थी कि साइंटिस्ट ने वहां पे फिर एक डिटेक्टर लगाया। इस पूरे जो प्रोसेस चल रहा है इसमें डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर का मतलब ये होता है एक तरीके से सेंसर। आपकी गाड़ी में सेंसर है, हीट सेंसर होते हैं, मोशन सेंसर होते हैं, तो सेंसर लगा दिया। अब वो सेंसर लगाने के बाद में सरप्राइजिंगली, मतलब ये आप मान लो जादू है ये, जब वो सेंसर लगाया ना, उस सेंसर का काम बस ये है कि इलेक्ट्रॉन से बात करना कि भाई कहाँ जा रहे हो, कौन से रास्ते से जा रहे हो। वो सेंसर कुछ करता नहीं है, सिर्फ उसको देख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने उस डिटेक्टर के होने की वजह से अपना रास्ता चेंज करना शुरू कर दिया। रास्ता चेंज मतलब वो जैसे पार्टिकल बिहेव करता है ना, पार्टिकल क्या है कि छेद है तो उसमें से निकल के सीधे चिपक जाएगा, वो वैसे बिहेव करने लगे। सिर्फ 2 स्ट्राइप्स बनाने शुरू कर दी उन्होंने सामने वाली स्क्रीन पे, सिर्फ एक डिटेक्टर के आने की वजह से, जबकि डिटेक्टर का कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है उनसे, वो सिर्फ उनसे ये पूछ रहा है कि जा कहाँ रहे हो। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जब आप बहुत छोटे साइज पे पहुंच जाओगे तो वो पार्टिकल्स, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, कोई उन्हें डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर रहा तो वो पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो रैंडमली कहीं भी मूव करते रहते हैं, और अगर कोई देखेगा तो वो एक रास्ता लेना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि ये यूनिवर्स जो है वो पार्टिकल से ही तो बना हुआ है, और ये यूनिवर्स, उसकी जो रियलिटी
रियलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर कोई डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो रैंडम हो जाएंगे। मेरी जो बॉडी है, मेरी बॉडी शायद ना रहे अगर यूनिवर्स को कोई डिटेक्ट ना करे तो वो जो डिटेक्ट कर रहा है वो है कौन? अब साइंटिस्ट के यहाँ पे दो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला तो ये है कि हमें डिटेक्ट करने वाला या इस पूरे यूनिवर्स को डिटेक्ट करने वाले एक्चुअली हम खुद है। मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई वो देखो चंद्रमा है तो है, वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं हम इसलिए वो चंद्रमा है। अगर हम उसे डिटेक्ट ना करें तो वो नहीं होगा। मतलब रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब हम उसको रियलिटी को देखना चाहते हैं, वरना रियलिटी कुछ है ही नहीं। और सबसे अजीब बात ये जो आपको थोड़ा सा और ध्यान से सुनना पड़ेगा कि जिसने भी जैसे कभी गेम्स खेले ना, वीडियो गेम्स, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप पबजी खेल रहे हो या GTA वाइस सिटी खेल रहे हो, तो पबजी खेलते हुए अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े होकर एक पेड़ को देख रहे हो और आपके पीछे दीवार है, तो पेड़ को देखते हुए वो दीवार जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप दीवार की तरफ मूव करोगे ना, तो आपके गेम का जो डेटा है, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं या सर्वर्स हैं, वो उस दीवार को क्रिएट करेंगे जैसे ही आप उसकी तरफ मूव करना शुरू करोगे। हालांकि वो इतनी तेज स्पीड से होता है कि आपको पता नहीं चलता। कई बार जब नेट स्लो होता है ना, तब ये पता चलता है कि भाई ये तो लोड ही नहीं हो रहा, ये तो मतलब लैग कर गया। लेकिन वो जब लोड हो जाता है तो पता नहीं चलता कि कब आ गया वो। लेकिन वो अगर आप पेड़ की तरफ देख रहे हो तो पीछे वाली जो दीवार है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो रेंडर होती है टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है आपका जो डेटा है ना, वो आपका फोन, आपका जो भी इंटरनेट है, वो सब कुछ अगर तैयार करके रख देगा ना, तो वो ह्यूज डेटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा। इसीलिए उसको तभी रेंडर करते हैं जब उसकी जरूरत होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिटेक्टर के बाद में अपना रास्ता फॉलो करना शुरू कर दिया, जिन्होंने पार्टिकल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया और उससे पहले वो वेव की तरह बिहेव कर रहे थे, इसका मतलब क्या है कि वो रेंडर होते हैं। मतलब कि ये है कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो रेंडर होती है। जब हम उसको उसकी रियलिटी को देखना चाहते हैं वो तभी रेंडर होती है। इलेक्ट्रॉन्स भी तो खुद अपने आप में एक वीडियो गेम की तरह बिहेव कर रहे हैं। और यही एलॉन मस्क का क्वांटम मैकेनिक्स से लेना देना है कि हमारी पूरी दुनिया बिहेव ही ऐसे करती है जैसे एक वीडियो गेम चल रहा हो। और इसके अंदर जो ये रूल्स है फिजिक्स के, ये सारे कोड लिखे हुए हैं। अब आप सोचोगे कि भाई मैं तो इंसान हूं, मैं फील कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं उठा सकता हूँ सामान, लेकिन वो तो कोड है। आपका ब्रेन खुद एक कोड है जो उसने लिखा है, जिसको आप देख ही नहीं सकते। जैसे गेम में बैठा हुआ कैरेक्टर आपको नहीं देख सकता। और ये सारा कुछ जो मैंने अभी तक बोला है ना आपको, ये साइंटिफिक थ्योरीज नहीं है, ये प्रूव्ड है, ये सारा कुछ ट्रू है। ऐसे ही होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं किसी को नहीं पता। अब आप ये भी बोल सकते हो कि डिटेक्ट करने वाला, जो डिटेक्टर वाली बात हो रही है ना, कि उस डिटेक्टर के बिना तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमारी बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो हमारी जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह घूमने लग जाएंगे ऐसी हवा में। क्या वो डिटेक्टर भगवान है? इज ही गॉड? अब इसमें एक और बहुत सरप्राइजिंग चीज है यार, मतलब जो साइंस से रिलेटेड है ना, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में आपने सुना होगा। उसको जब मैं बताऊंगा ना, आपके दिमाग फिर से खुलेगा। पर अभी ये वीडियो काफी लंबी हो गई है और मैं इसको और बड़ी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार इस वीडियो में ना आप कमेंट में सब के सब ये बताओ, पहले तो आप एक मानते हो कि नहीं मानते हो कि हमारी दुनिया सिमुलेशन है कि नहीं है। नहीं तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप देख रहे हो ना, एटलीस्ट एक कमेंट तो करो। अगर आप ये भी मानते हो ना कि नहीं है या है, तो वही कर दो। या फिर मैं चाहता ये हूँ कि हम सब डिस्कस करें इसको कमेंट में। मैं खुद पर्सनली आके भी डिस्कस करूंगा। और अगर डिस्कशन बढ़िया चला, सब कुछ बढ़िया रहा ना, तो मैं आगे की भी कहानी आपको समझाऊंगा जो और ज्यादा क्यूरियोसिटी जगाने वाली है। फिलहाल आ जाओ कमेंट्स में। और आने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाके शून्य ऐप का लिंक जरूर चेक कर लेना।